Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe. Well friends, till now we have learned about the different aspects of the personal management, but today we are going to cover another topic, that is disciplinary action. As you know, when we are in the organization, we have to deal with the people, and when we are dealing with the people, it is necessary to maintain the discipline in the organization, even anywhere. If you talk about the home, or if you talk about the school, colleges, anywhere, it is necessary to maintain the discipline to get the work done smoothly. So today we will learn about the discipline and the approaches to maintain all those discipline in the organization. So let's get started. So first of all, we will study about the concept of the discipline. So what is discipline? Discipline may be considered as the force that prompts individuals or groups to observe rules, regulations, standards and procedures deemed necessary for an organization. तो अगर हम लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन क्या होता है? वो एक फोर्स होता है. फोर्स क्यों होता है? क्योंकि भाई हम लोगों को क्या करना है? वो एक नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोगों को उसको इम्पोज करना ही करना है. ठीक है, चाहे वो कोई इंसान उसको फॉलो करना चाहे या ना करना चाहे, हम लोगों को उसको ऐसा बनाना है, उसके सामने ऐसी सिचुएशन रखनी है कि वो उन चीज़ों को फॉलो करे. और इसमें वो क्या फॉलो करेगा? इट प्रॉम्प्ट्स इंडिविजुअल को प्रॉम्प्ट बनाता है. और या ग्रुप की भी हम लोग बात करते हैं तो दोनों को, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को ही प्रॉम्प्ट बनाता है क्या करने के लिए? टू ऑब्जर्व रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर. तो ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल को प्रॉम्प्ट करता है, उनको सिखाता है. क्या सिखाता है? कि रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड जो भी बने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो भी प्रोसीजर ज़रूरी किए गए हैं, डीम नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोसीजर ज़रूरी किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको फॉलो करें. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करें? हम लोग एक फोर्स यूज़ कर रहे हैं किसके ऊपर? इंडिविजुअल और ग्रुप्स के ऊपर, जिससे कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, रेगुलेशंस बने हैं और जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जो भी प्रोसीजर्स ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली उसमें ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना, तो उसको वो लोग फॉलो करें. जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टाइमिंग रखते हैं कि ठीक है, आपको 10 बजे तक यहाँ पे रिपोर्ट करना है, रोज़ आपको 10 बजे तक आना है, 7 बजे से आप ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं छोड़ सकते. तो अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा कर रहा है कि वो 10 बजे के बाद आता है, बहुत देर से आता है, 11 बजे आता है, 12 बजे आ रहा है, 1-2 घंटा लेट हो रहा है, साथ ही साथ शाम को जल्दी चला जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हो रही है, उनके रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में हो रही है. और ऐसा कोई करता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, किसी तरीके की उसके लिए पनिशमेंट या और भी चीज़ें डिसाइड करके रखते हैं. ठीक है ना? तो हम लोग बेसिकली इसको इम्पोज करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर. फिर नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग ने तो डिसिप्लिन के बारे में जान लिया कि बेसिकली ये फोर्स होता है. फिर डिसिप्लिनरी एक्शन की बात आती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो प्रोसेस होता है. ये प्रोसेस क्या करता है? फॉर डीलिंग विद जॉब रिलेटेड बिहेवियर दैट मीट एक्सपेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. तो बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है कि आप अभी तो हम लोग ने कुछ फोर्स लगाया डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, जिससे कि जो भी जॉब रिलेटेड बिहेवियर है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे, उसको हम लोग चलाते हैं, उसको डील करते हैं, जिससे कि हम लोगों ने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया है और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हम लोग ने अपने एम्प्लॉयज़ को बताया है, उसको हम लोग उसको अचीव कर सके. ठीक है ना? तो बेसिकली डिसिप्लिन में हम लोगों ने क्या किया? वहाँ पे हमने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आपको उनको फॉलो करना है, तो ये हम लोग ने फोर्सफुली किया. और डिसिप्लिनरी एक्शन, वो एक्शन हम लोग तब लेते हैं जब कोई उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, जो भी उनको स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, उनसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं फॉलो करता, तो हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट बात आती है कि द प्राइमरी पर्पस फॉर डिसिप्लिन इज टू असिस्ट द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो बेसिकली डिसिप्लिन का क्या काम होता है? वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको पहचानने के लिए. ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, और अगर कोई नहीं करता है तो हम लोग उसको ये समझाएं कि वो चीज़ें गलत कर रहा है. तो उसके लिए हम लोग नए अप्रोचेस यूज़ करते हैं, नए तरीके यूज़ करते हैं. ये होता है डिसिप्लिनरी एक्शन. ठीक है ना?
अब फिर बात आती है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के फीचर्स की बात करते हैं, तो इट शुड बी फ्री ऑफ पार्शियलिज्म। तो डिसिप्लिनरी एक्शन में कोई किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैं आप चाहे कोई भी हो, अगर रूल्स रेगुलेशंस है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी मैनेजर अपने अगर वो फेवरेटिज्म के हिसाब से क्या करे कि किसी एम्प्लॉय को बोल रहा हो, किसी एम्प्लॉय को नहीं बोल रहा हो। तो यहाँ पे हमें ये देख के चलना है कि पार्शियलिटी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं वो सबके लिए एक जैसे और सबके बेसिकली प्रपोर्शन में होने चाहिए, उनको जो गलत किया उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए, ठीक है ना। फिर डिसीजन कंसर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन बाय द इमीडिएट बॉस। और ऐसा नहीं हो कि अगर कोई वर्कर गलती कर रहा है तो हम डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के पास पहुँचे। हमें क्या करना है कि जो भी उसका इमीडिएट बॉस है ना, हम लोग उसको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वो जो है एक्शन लेगा। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग फिर फाइनली टॉप मैनेजमेंट तक एक टाइम के बाद पहुंचते हैं। अदरवाइज सुपरवाइज़र का ही काम है, जो एग्जैक्टली आपका इमीडिएट बॉस होगा, जो जस्ट आपके ऊपर होगा, वो ये तय करता है कि आपको उसके बदले में क्या पनिशमेंट दी जाए, क्या प्रॉब्लम जो आपकी है उसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट बात आती है, शुड नॉट ह्यूमिलेट द पर्सन इन पब्लिक। जब भी हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम किसी भी वर्कर, किसी भी एम्प्लॉय को सबके सामने ना डांटें, उनको ह्यूमिलेट ना करें। हमें क्या करना है, हम उनको लेके जाएंगे अंदर, उनसे हम एक प्राइवेसी मेंटेन करके रखेंगे, उनसे बात करेंगे, रीज़न जानेंगे और फिर तब कोई एक्शन बेसिकली हम लोग तब एक्शन लेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात आती है, द पनिशमेंट शुड बी प्रपोर्शनेट टू द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। जो भी गलत उसने किया है, किसी एम्प्लॉय ने, किसी वर्कर ने, तो उसके प्रपोर्शन में पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसने छोटी सी गलती की है, मान लीजिए वो लेट आया, वो एक दिन लेट आया, तो आपने उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ये बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श पनिशमेंट हो जाएगी। आपने उसकी पूरी पता चला आपने उसकी 1 हफ्ते की सैलरी काट ली, वो एक दिन अगर लेट आता है तो आपको जो है उस प्रपोर्शन जो है मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है, पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन टू एनीवन अनटिल फाउंड गिल्टी। और आपको कोई भी पनिशमेंट तब तक नहीं देनी है एम्प्लॉय को, वर्कर को, जब तक कि वो गिल्टी ना हो जाए, मिले, ठीक है ना। जब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अभी उसकी गिल्ट जो है वो प्रूव नहीं हुआ है कि वो वही कल्प्रिट है, उसी ने गलत किया है, तो तब तक आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है ना भाई। हमारे लॉ में भी तो यही चीज़ है ना, हमारे लॉ में भी पनिशमेंट तब तक नहीं मिलती किसी को जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, उसको उसके लिए एक्शन नहीं लिया जाता ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। आप उसको एक्शन, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया, तुरंत एक्शन ले लिया। पहले आप देखो कि क्या वो सही में गिल्टी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि उसके प्रपोर्शन में, उसकी गलत बिहेवियर के प्रपोर्शन में आप क्या उसको पनिशमेंट दोगे, ठीक है। फिर बात आती है, फेयर अपॉर्चुनिटी एंड एम्पल टाइम शुड बी गिवन टू बोथ द पार्टीज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना दोनों पार्टीज़, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एम्प्लॉई है, उन दोनों को ही एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बातें रखने के लिए। या किसी 2 एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो रहा है तो आप उन दोनों को ही टाइम दोगे अपनी बातें रखने के लिए, ठीक है, और उनको सोचने का टाइम दोगे, अपने डिसीजन लेने का टाइम दोगे। तो इससे क्या होगा कि आप वो भी अपने, अगर मान लीजिए अगर आपने जल्दीबाजी में करके किसी को पनिशमेंट दे दी और वो गिल्टी नहीं मिला, तो इससे फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू मेंटेन दैट, लाइक आपको वो जो जस्टिस है ना वो आपको बना करके चलना है। आपको सारे पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है अपनी बातें बताने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो ये आपके फीचर्स हो गए डिसिप्लिनरी एक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं, इनडिसिप्लिन क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग सिंपल टर्म में कहेंगे तो डिसिप्लिन का उल्टा होता है इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो इनडिसिप्लिन क्या है कि व्हेन एम्प्लॉय डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट, द स्टेट में बी कॉल्ड एज इनडिसिप्लिन। अगर कोई भी एम्प्लॉय नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो नहीं करता, तो वो इनडिसिप्लिन में आता है। जैसे कि डिसओबीडियंस, किसी की बात नहीं मान रहा है, चोरी कर रहा है, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, साथ ही साथ टेकिंग और गिविंग ब्राइब, किसी तरीके की रिश्वत ले रहा है और दे रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये किस में आएंगी, ये आपकी इनडिसिप्लिन में आएंगी। फिर आती है साथ ही साथ आता है कमिंग लेट एंड गोइंग अर्ली विदाउट परमिशन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फाइटिंग,
ठीक है ना। तो अगर किसी तरीके का वो झगड़ा कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आएंगी, ये इनडिसिप्लिन में आएंगी। फिर आपका बात आता है कि टेकिंग टू मैनी लीव, अगर वो बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां ले रहा है और कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर रहा है कि आउटसाइडर्स के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप देखोगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो इनडिसिप्लिन में आ रही हैं। ठीक है, इतना तो हम लोग को नॉर्मली समझ में आता है कि हम लोगों को अगर आप लोगों ने कहीं पर काम किया है तो डेफिनेटली ये काम नहीं भी किया है तो इतना तो समझ में आता है कि ये चीज़ें गलत है। ठीक है, जो चीज़ें आप गलत करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज इनडिसिप्लिन। फिर नेक्स्ट बात आती है कि कॉजेज़ क्या है इनडिसिप्लिन के। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉई है वो बुरा है, वो गलत है और तभी इनडिसिप्लिन हो रहा है। हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा लूप होल हो जहाँ पे आप एम्प्लॉय को नहीं समझ पा रहे हो और उसको क्या करें, वो इनडिसिप्लिन रहे, अशिष्टाचार वाले जो वो काम है वो करे। जैसे कि इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, कई बार होता है कि एम्प्लॉयज़ अपनी कोई बात कहना चाहते हैं और बीइंग मैनेजर हम लोग उनकी बातें नहीं सुनते, और इस केस में क्या होता है, वो अपना टेंशन पाने के लिए कोई गलत काम करता है, एब्सेंट करता है, बहुत ज़्यादा बहस करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हो सकता है उसको पैसे की ज़रूरत हो, वो आपसे बात करना चाहता हो, आप उससे बात ना करो तो फिर उस केस में चोरी करेगा। तो ये चीज़ें रीज़न हो सकती है इनडिसिप्लिन का। फिर आता है इनकॉम्पिटेंट लीडर। अगर लीडर ऐसा हो जो कि क्या कर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अंडर में जितने लोग हैं उनको बेसिकली नहीं सही से रख पा रहा है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी की भावना ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय जो है ना, ये जो वर्कर है वो इनडिसिप्लिन जो है वो हो सकता है। फिर एब्सेंस ऑफ इमीडिएट बॉस। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अचानक से मैनेजर नहीं है, ठीक है, छुट्टी भी हो सकती है, या मे बी ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर की कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि वो इनडिसिप्लिन वाली हरकतें कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग काम करते हैं जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो कितने ख़राब तरीके से बात कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी। तो बेसिकली यही रीज़न है कि उनके ऊपर कोई नहीं होता जो उनको ये चीज़ गलत और सही के बीच में जो है ना वो डिफरेंस बताए। फिर फॉल्टी सुपरविज़न की वजह से भी हो सकता है, अगर सुपरवाइज़र प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं रख रहा है तो ये भी हो, तो इसलिए वर्कर भी कई बार भड़क करके, एम्प्लॉयज़ भड़क करके क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हो, उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में हो। फिर बात आते हैं नॉट पेइंग अटेंशन और ग्रीवांसेस। अगर हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर ग्रीवांसेस नहीं होते तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर्स होने लगते हैं, एब्सेंटेज होने लगते हैं, और एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय कई बार वॉयलेंट भी हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजर हो, अगर आप लीडर हो, तो यू शुड पे अटेंशन टू द ग्रीवांसेस एंड मेक श्योर दैट इट इज़ सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना, आपको ये देखना है कि ग्रीवांसेस आपको समझ में आए तो उनको सॉल्व कर सको, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो वो वॉलेंट, वो इस हद तक पहुंच सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स वॉलेंट तक हो सकते हैं, बहुत गलत कदम उठा सकते हैं। फिर ऑफिस पॉलिटिक्स के वजह से भी, बिकॉज अगर आपके बीच में गलत कम्युनिकेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में गलत कम्युनिकेशन हो रहा है, और ऑफिस में भी कोई ऐसा बंदा अपनी अटेंशन पाने के लिए वो सबको क्या करेगा, आपस में भिड़ा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, तो इस केस में भी क्या होता है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ गलत स्टेप्स लेते हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बहुत नेगेटिव उनके माइंड में सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इस केस में भी क्या होगा कि इनडिसिप्लिन जो है बेसिकली हो सकता है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन का जो तरीका पूरा नहीं है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है और वो सेटिस्फाई नहीं है सुपरवाइज़र के डिसीजन या सारी चीज़ों से, और फिर वो अपने बाकी लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा कम्युनिकेशन चैनल नहीं रखा गया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फाइनली इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली आ सकती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्प्रॉपर कंपनसेशन की वजह से, देखिए भाई कोई भी काम करता है तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दोगे, उसके बाद पैसे की कमी रहेगी तो चोरी चकारी सब नॉर्मल सी बातें हो जाएंगी। साथ ही साथ कि उसको भी भाई आप ऑर्गेनाइजेशन से उसके लिए मन में निगेटिव फीलिंग रहेंगी और वो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहेगा।
फिर नेक्स्ट बात आती है अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एंड ट्रेड यूनियन। कई बार क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन का बहुत ज़्यादा जब इंटरफेरेंस होता है तो इस रीज़न की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो लोग क्या एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को भड़काते हैं और इस केस में उन लोग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में चले जाते हैं और बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अब ये सारी चीज़ें साइड में रख दो कि उनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसे देखो कि मान लो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेंटली स्ट्रेस्ड हो, साथ ही साथ किसी कोई डिप्रेशन में हो, तो ये जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल प्रॉब्लम है या और भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉई वर्कर्स को पंक्चुअलिटी से भी दूर रखती हैं। वो लोग लेट आते हैं, उनके हम लोग कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को डांट देते हैं लेट आने के लिए, लेकिन कई बार सबके घर में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ ही साथ वो अगर चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है उनकी कोई नीड हो, ठीक है। और भी बहुत, अगर वो बहुत वायलेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी और प्रॉब्लम से जो है वो बेसिकली सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें जो है ना मैनेजर को, और बीइंग मैनेजर, बीइंग आपको वहाँ पे रहने, आप लीडर, आपको ये सारी चीज़ें जो है ना अवेयर होना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अब अगर डिसिप्लिन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मतलब बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है डिसिप्लिन की, ये चलिए देखते हैं। टू रन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन वाली जहाँ पे बात आती है वहाँ पे डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो हैम्पर करता है। साथ ही साथ टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ कॉपरेशन एमंग द वर्कर्स, डिसिप्लिन होने की वजह से वर्कर्स के बीच में भी एक जो है कॉपरेशन होता है, बिकॉज एक तो रूल्स रेगुलेशन सारे लोग फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम स्मूथली चलता है, तो लोग भी खुश रहते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ टू मोटिवेट एंड इन्हांस एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, फिर जब डिसिप्लिन रहेगा तो वो वर्कर्स की इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक उनका काम हैम्पर नहीं हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है, और वो अपने कामों को स्मूथली कर पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, और उनको एक प्रॉपर एक रिवॉर्ड मिल रहा है, वहाँ पे उनके साथ कोई गलत नहीं काम किया जा रहा, उनको उनके पैसे फालतू गलत तरीके से नहीं डिडक्ट किए जा रहे, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो हो रहा है, तो इस केस में वर्कर अपने आप जो है वो मोटिवेट हो जाएगा। फिर टू मेक एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड द रूल्स रेगुलेशन एंड गेट देम रेडी टू फॉलो, तो डिसिप्लिन की वजह से एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अल्टीमेटली डिसिप्लिन की वजह से डेवलप होता है। आपने भी देखा होगा कि स्कूल में अगर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हो, टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़ा, और मतलब वो एक, लेकिन एक कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स कितने अच्छे निकलते हैं, वो बहुत अवेयर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में भी बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। तो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, चाहे वो हमें घर में मिले, चाहे हमारे स्कूल कॉलेज में मिले, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिले। फिर नेक्स्ट आता है टू डेवलप कॉर्डियल एंड हारमोनियस इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक हारमोनियस रिलेशनशिप भी होता है। अगर ऐसे सोचो कि आपका सारा काम अच्छा है, सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन के साथ हिसाब से फॉलो हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई भी तरह के क्लैशेस नहीं आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे हारमोनी मेंटेन होगी, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और वहाँ के वर्कर्स के बीच में, साथ ही साथ वर्कर्स के खुद के बीच में। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज़ें किस में मेंटेन होती है, ये डिसिप्लिन पर। जितना आप अच्छे से सारे कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, उतना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रहेगा। फिर अब हम लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन दो तरीके से बेसिकली फॉलो होते हैं। पहला एक आपका होता है निगेटिव डिसिप्लिन, एक पॉजिटिव डिसिप्लिन, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में थे, कभी लेट पहुँचते थे, ठीक है, या हम लोग ने किसी अगर स्टूडेंट से बहुत झगड़ा कर लिया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो हमें क्या होता था, हमें पनिशमेंट मिलती थी। कई बार तो हमें डेस्क पे खड़ा कर दिया जाता था, और भी बहुत तरीके की वेराइटीज़ की पनिशमेंट मिलती थी हमें ना। तो ये जो है, ये सारी
चीज़ ना कहीं निगेटिव डिसिप्लिन में आ रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग द पनिशमेंट, राइट। और तो ये जो है आपका बेसिकली निगेटिव डिसिप्लिन में आता है। इसमें आपको क्या करते हैं, इसमें आपको पेनाल्टीज देते हैं, आपको पेनल्टी पे करनी होती है रॉन्ग बिहेवियर के लिए, और साथ ही साथ फाइन, रेप्रिमांड होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, डिमोशन कर सकते हैं, आपको ले ऑफ पे भेज सकते हैं। तो ये निगेटिव डिसिप्लिन में बेसिकली आता है। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या है कि पॉजिटिव डिसिप्लिन में जो स्पाइगरल थे उन्होंने कहा था कि जो है कि अगर एम्प्लॉय खुद से जो है एक सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि वो क्या करेगा, वो अपनी अचीव कर सकता है। ठीक है, आप किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बांध नहीं सकते, ठीक है, आप वो उनकी चॉइस है। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव डिसिप्लिन पर ये फोकस किया गया था। और इसमें क्या करते थे, इसमें कहा जाता है मैनेजर को कि वो ऐसा क्लाइमेट बनाए, ऐसा कंडक्टिव क्लाइमेट बनाए ऑर्गेनाइजेशन में कि जिससे कि एम्प्लॉय खुद से खुद विलिंग हो जाए वो सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये अप्रोच था दोनों का। निगेटिव डिसिप्लिन में जहाँ पे पनिशमेंट्स दिए जाते थे, और पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या करते थे, एक सेल्फ कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे। वहाँ पे ऐसा कंडक्टिव क्लाइमेट बनाते थे कि एम्प्लॉय खुद ही सेल्फ कंट्रोल करे, खुद ही डिसिप्लिन को फॉलो करे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखो कि हम लोग क्या हुआ, हम लोग ने अपने लाइफ से काफ़ी चीज़ें सीखी, तो आज की डेट में हमें पता होता है कि क्या गलत है क्या नहीं। तो हमें पता होता है कि ठीक है, हमें चुरा के नहीं भागना है, कुछ भी हमें कोई गलत काम नहीं करना है। अगर हमें हमारा इंटरव्यू, हमारा एग्ज़ाम है तो हमें सही टाइम पे पहुंचना है। तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट हमें मिला, तो उसमें ये हमारी नरिशमेंट हुई। ठीक है ना, हम लोग ने सेल्फ कंट्रोल करना सीखा। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे हमें पनिशमेंट मिलता है, ठीक है, अगर जैसे कि अभी जो छोटा बच्चा होता है जो अभी सीख रहा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलती है कि बेटा अगर तुमने गलत काम किया तो तुमको जो है टीवी नहीं देखने को मिलेगा, तुमको घूमने जाने को नहीं मिलेगा, या तुमको आज चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। तो ये निगेटिव पनिशमेंट, निगेटिव डिसिप्लिन होता है, बिकॉज उसने अभी उसको वो इन्वायरमेंट ही मिला है जहाँ पे वो सेल्फ कंट्रोल कर सके, चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं आपके डिसिप्लिन के। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्रोचेस और टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अभी आप देखोगे कि आपके दो अप्रोचेस हैं। पहले तो डिसिप्लिनरी एक्शन के अप्रोचेस हैं, और एक आपके डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट के भी हैं। ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस देख के चलना है। डिसिप्लिनरी एक्शन की हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें पहला आपका अप्रोच आता है जो कि पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच होता है। कि ये हमने टाइप्स की बात की थी, यहाँ पे हम लोग अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, और अप्रोचेस किसका, डिसिप्लिनरी एक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय को एक ओरल रिमाइंडर देते हैं। अगर वो कोई गलती करता है तो उसको हम लोग पहले एक ओरल रिमाइंडर देते हैं। ठीक है, अगर वो उसके बाद भी अगर नहीं सुधरेगा, अगर उसके बाद भी वो गलती जो है दोहराता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उसको रिटन रिमाइंडर देते हैं। ठीक है ना, उसको एक नोटिस भेजते हैं, उसको रिटन रिमाइंडर देखते हैं। अगर उसके बाद भी वो नहीं ऐसा करता है तो हम लोग उसको एक डिसीजन मेकिंग लीव देते हैं। तो हम लोग उसको एक दिन की छुट्टी देते हैं, और उसके बाद उसको सोचने का टाइम देते हैं। मतलब वो एक तरह से एक दिन का सस्पेंशन होता है उसका। तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे अपने बारे में सोचेगा कि उसको चीज़ों को फॉलो करना है कि फाइनली सेपरेशन लेना है ऑर्गेनाइजेशन से। और फिर उसके बेसिस पे अगर उसके बाद भी वो नहीं सुधरेगा तो सेपरेशन, यानी कि उसको वहाँ से फायर कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो तैयार होता है उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम लोग उसको एक मौका और देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव डिसिप्लिन क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ एम्प्लॉय को सुधरने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक होता है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई ने इम्प्रॉपर बिहेवियर किया, ठीक है, तो हम ये बस यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि क्या उसके लिए जो बेसिकली डज द वायलेशन वारंट डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर हमें लगता है नहीं तो हम डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ, तो हम आगे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या वायलेशन को, डज वायलेशन वारंट मोर देन एन ओरल वार्निंग, क्या जो हमारा वायलेशन हुआ है उसको एक ओरल वार्निंग से ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। तो अगर हमें लगता है नहीं तो हम उसको सिर्फ ओरल वार्निंग देके छोड़ देंगे। लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, उसको और ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि डज द वायलेशन वारंट मोर देन अ रिटन वार्निंग।
तो हम ये देखेंगे कि क्या उसको एक रिटन वार्निंग से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें फिर लगता है कि नहीं तो हम उसको रिटन वार्निंग दे के छोड़ देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम क्या करेंगे कि डज दिस वायलेशन वारंट मोर देन अ सस्पेंशन, कि क्या इस सस्पेंशन से ज़्यादा कुछ चाहिए इसमें। तो अगर हमें लगता है नहीं तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि यस उसको कुछ और पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो हम लोग उसको फाइनली टर्मिनेट कर देंगे। तो आप यहाँ पे एक एक स्टेप आगे बढ़ो। पहले आप सोचोगे, पहले आप ये देखोगे कि क्या ये सच में वायलेशन हुआ है। अगर आपको लगता है नहीं तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर आप सोचोगे कि क्या इसके लिए सिर्फ ओरल रिमाइंडर मिलना चाहिए या उसके बाद रिटर्न मिलना चाहिए या फिर उसके बाद जो है उसमें सस्पेंशन मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ सस्पेंशन तक काम चल जाएगा तो आप उसको सस्पेंशन दे दोगे, अदरवाइज आपको टर्मिनेट कर दोगे। तो ये जो है आपका प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें देखिए ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें तीसरा जो आप पढ़ने जा रहे हो डिसिप्लिनरी एक्शन का अप्रोच, वो और इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार। वो आता है आपका रेड हॉट स्टोव रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी आपका एक अप्रोच था डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, जिसमें डॉगलस मैकग्रेगर ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये टर्म दिया था, उसमें क्या था कि सजेस्टेड दिस रूल टू एग्जीक्यूट डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करने के लिए था। It examined the various HR processes that are concerned with attracting, managing, motivating, developing employees for the benefit of the organization। और इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारी HR प्रोसेस को देखा जो कि ज़रूरी थे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए। वो गाइडलाइंस क्या थे कि अगर कोई बंदा, अगर कोई एम्प्लॉई, वर्कर, चाहे कोई भी हो, अगर वो किसी तरीके का इनडिसिप्लिन वाले काम करता है, कोई भी ऐसा चीज़ें जो अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। जैसे पहला द बर्न इज इमीडिएट। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर किया गया है एक हॉट स्टोव से, ठीक है। अगर आप हॉट स्टोव में हाथ रखोगे तो क्या होगा, आपका हाथ तुरंत जल जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको यही है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, आपने कुछ गलत काम किया, आपने कोई इनडिसिप्लिन की, तो आपको पनिशमेंट भी तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट मिले करोगे। अगर आप गर्म तवे पर हाथ रखोगे तो क्या होगा, आपको तुरंत ही जलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि थोड़ी देर बाद जलेगा या बाद में जलेगा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इनडिसिप्लिन हो रहा है तो आपको पनिशमेंट तुरंत देनी चाहिए। फिर प्री डिटरमाइंड वार्निंग्स फॉर देयर ऑफ द डेंजर। जब मान लीजिए कोई अगर आप स्टोव पे हाथ रखने जाओ गर्म स्टोव पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको पहले ही आपकी मम्मी, आपके घर में लोग बोल देंगे ना कि बेटा ये नहीं करो, ठीक है ना। तो सेम चीज़ आपको करना है कि आपको लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में जो ये गलत चीज़ करने जा रहा है, ठीक है, वो कोई इनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखाने जा रहा है, तो उसको पहले ही वार्निंग दे दोगे, ठीक है। फिर तीसरा आता है द इफेक्ट इज कंसिस्टेंट, अनबायस्ड एंड फ्री ऑफ पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड इम्पर्सनल। अगर आप हॉट स्टोव पे हाथ रख रहे हो, चाहे आप रखो, चाहे आपका फ्रेंड रखे, चाहे आपके कोई भी लोग रखें, ठीक है ना, आपके जानने वाले या आसपास में कोई भी, मैं भी रखूँ, तो क्या होगा, हम लोग एक जैसे जलेंगे। तवा हम लोग के साथ, हम लोग के साथ हॉट स्टोव जो है क्या करेगा, हम लोग के साथ कोई बायसनेस नहीं करेगा, वो उसका कोई वो पर्सनल नहीं होगा ना, वो हम लोगों को एक बराबर चलाएगा। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होनी चाहिए कि अगर दो लोग एक जैसी गलती कर रहे हैं तो उन लोगों को पनिशमेंट एक जैसी मिलनी चाहिए, उनके बीच में कोई बायसनेस नहीं करनी है, ठीक है ना, दोनों को पनिशमेंट बराबर मिलनी चाहिए। फिर आ रहा है द इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल, the gravity of misconduct and the touching again and again may lead to excessive burn। अब जैसे हम लोग हॉट स्टोव पे क्या करते हैं, कभी धीरे से रख के हम लोग ने तुरंत हाथ खींच लिया, ठीक है, कभी हम लोग ने उस पर रख के छोड़ दिया, ठीक है, उतना ज़्यादा जलेगा। अगर हम लोग उसको बार बार हाथ रखना है तो क्या होगा, बार बार हमारा हाथ और जल जाएगा, एक्सेसिव बर्न हो जाएगा। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप कोई गलती कर रहे हो, ठीक है, अपने तुरंत करके तुरंत वहाँ से आप हट गए, आपने उसको रिपीट नहीं किया, तो आपको बस हल्की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको एकदम आप उस पर जो है कांस्टेंट हो गए हो तो आपको पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको बार बार दोहरा रहे हो तो उसके केस में क्या होगा कि आपको एक्सेसिव बर्न होगा, यानी कि आपको एक्सेसिव पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली यही था, दोनों सिचुएशन को जो है वो एक साथ जो है कंपेयर किया गया था। समझ लो कि आपका जो हॉट स्टोव है वो इनडिसिप्लिन वर्क हुआ, और आप जो है बेसिकली आपको आपका इनडिसिप्लिन काम करना, तवे पे हाथ रखना, एक जैसा सिचुएशन है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात आते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन को फॉलो करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे पहले किया जाता है इसमें इशूइंग ए लेटर ऑफ चार्ज। पहले अगर जिसके बारे में चार्ज होता है, ठीक है, आप उसके ऊपर उसके लिए एक लेटर इशू करोगे, ठीक है, जिसमें आप उसका चार्ज को मेंशन करोगे, ठीक है, और फिर उसको कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप उसको एक्सप्लेनेशन देने का चांस दोगे, ठीक है ना। मतलब जो आप जिस आपने एम्प्लॉय या वर्कर के लिए इशू किया है चार्ज को, लेटर ऑफ चार्ज को, तो उसको आप ये मौका दोगे कि वो अपनी बातें सामने रखें, ठीक है। फिर शो कॉज नोटिस, अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे नहीं समझ में आ रहा है उसकी बातें, तो आप उसको शो कॉज नोटिस भेजोगे। शो कॉज नोटिस में बेसिकली उसको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि उसने ये सारी चीज़ें क्यों किया, ठीक है। ये आपका एक तरह से लीगल वर्क हो जाएगा। फिर आप एक फुल फ्लेज इंक्वायरी होल्ड करोगे, ठीक है। फिर मेकिंग अ फाइनल ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट, फिर आप एक फाइनल जो है पनिशमेंट वो बेसिकली बनाओगे। फिर एक फॉलोअप उसका करोगे, जब तक उसका पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये सारे पूरे केस का फॉलोअप करते रहना होगा कि उसको पनिशमेंट मिली कि नहीं मिली, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें होती है डिसिप्लिनरी एक्शन में। तो आप उसको यहाँ पे चांस देते हो एक्सप्लेनेशन, जब आप उसको लेटर ऑफ चार्ज इशू करते हो तो वहाँ पे आप उसको चांस देते हो कि एक्सप्लेन करे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तभी आप तीसरे स्टेप पे पहुँचोगे, जिसमें शो कॉज नोटिस जारी करोगे। उसके बाद इंक्वायरी बैठाओगे और फिर एक पनिशमेंट डिसाइड करोगे फाइनल, और उसके बाद उसको फॉलोअप करोगे कि उसको पनिशमेंट मिलेगी नहीं मिली, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं आपकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोसेस की बात होती है तो एग्जाम में आपका सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। इससे पहले जो हम लोगों ने रेड हॉट स्टोव रूल पढ़ा था, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि ये किसने दिया, तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि डॉगलस मैकग्रेगर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीगल प्रोविजंस कंसर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको सेक्शंस याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्ट्स जब आए थे तो इनमें अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोविजंस थे। हम लोग ने लास्ट क्लास में इसमें ग्रीवांसेस के बारे में पढ़ा था ना, कि जिसमें आपके स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में ये सारी चीज़ें भी थी और बाकी सारी चीज़ों में भी चीज़ें डिफाइन की गई थी। तो सेम तरीके से ये जो एक्ट्स हैं, यहाँ पे आपके 3 एक्ट्स हैं जिनमें आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए प्रोविजंस किए गए। तो पहला द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसमें आपको क्या किया गया, इसमें आपको वेरिएंट, इसमें बहुत तरीके के आपके पनिशमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया, जो कि अगर कोई इनडिसिप्लिन का काम करता है, कोई ऐसे गलत काम करता है, तो आप उसके लिए कौन कौन से पनिशमेंट जो है जारी करोगे। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन से जुड़े ये तीनों एक्ट थे और इन तीनों में क्या क्या मेंशन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में क्या डिफाइन किया गया था, इसमें प्रायर परमिशन फॉर डिसमिसल एंड डिस्चार्ज इज एसेंशियल इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टेड वर्कमैन जो है डिफाइन किया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ोगे। तो अगर आप उनको डिसमिस कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर द इंडिसिप्लिन वर्क, तो आपको क्या करना होगा कि आपको प्रायर पनिशमेंट लेना जो है, प्रायर परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये किस में मेंशन किया गया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 2A में, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन के लिए डिसमिसल और डिस्चार्ज किस एक्ट के या किस सेक्शन, मतलब कौन से एक्ट के किस सेक्शन, आपको आपको एक्ट का नाम दे दिया जाए किसके किस सेक्शन में दिया गया था, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तीसरा हमारा है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसके सेक्शन 8 में दिया गया कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स ऑन एन एक्सक्यूज एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय जो है एक्सक्यूज पाया जाता है तो उसको क्या करेंगे, लेकिन मतलब उस पर जो फाइन्स हम लोग उस पर इम्पोज करते हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शंस बने हुए, ठीक है। द पेमेंट ऑफ वेजेस टैक्स क्या काम था, ये रेगुलेट करता था जो भी वेजेस एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को दिए जाते थे उसमें किसी तरीके की अननेसेसरी डिडक्शन ना कर दी जाए, ठीक है, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए एम्प्लॉयज़ का, साथ ही साथ हम लोग किसी तरीके से गलत फाइन्स उस पर ना इम्पोज कर दें। तो इसीलिए उन्होंने जो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत जो भी सारी चीज़ें फाइन्स लगते हैं तो उनमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन 8 में डिफाइन हुआ है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिनरी एक्शन में 3 एक्ट हैं, इनकी कौन कौन सी सब सेक्शन में चीज़ें क्या चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना था, जो आपने ग्रीवांसेस के बारे में पढ़ा था
उसमें भी हम लोगों ने 3 एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये जो अब तक मैं एक्ट है मैं आपको इसलिए बताते चल रही हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें जाके देख सकते हो। जो भी सेक्शन है प्लीज़ आप इसको ध्यान रखना, ये एक्ट ध्यान रखना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और आपको ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती है, अगर आपने इसको मार्क कर दिया तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है, अभी हम लोग ने डिसिप्लिनरी एक्शन के अप्रोचेस पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट के अप्रोचेस, ठीक है। तो इसमें 4 अप्रोचेस आते हैं बेसिकली। पहला आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो हमें यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हमें जो है ना, हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को यूज़ करके उनसे डील करना है। यानी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग को देख करके चलना है। जब भी हम लोग किसी एम्प्लॉय को डील करते हैं वहाँ पे हम लोग को डिसिप्लिन लाना रहता है। तो फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच था उसमें क्या था कि टेक करेक्टिव मेजर टू डील विद द डिफेक्ट्स। हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को क्या एसेट्स मानते थे, उनको हम लोग को लगता था कि वो हमें रिसोर्स हैं, एसेट्स हैं, हमारे लिए हमारा प्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उनके लिए एक्शन ही ले लेते हैं। हम लोगों को उनकी जो भी कमियां उसको सही करनी है और उनको प्रिजर्व करना है ना। फिर नेक्स्ट हमारा ग्रुप डिसिप्लिन अप्रोच था कि रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा हाथ होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर चौथा हमारा आया द लीडरशिप अप्रोच, जिसमें कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में इसको डिफ़ाइन किया गया था। तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं बेसिकली ये आती हैं। लीडरशिप अप्रोच में बेसिकली क्या था कि इसमें जो है ना आपके कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपकी परमिशन, यहाँ पे यहाँ पे एक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना क्या करते हैं, आपको ये लोग प्रोविजंस बनाए थे। जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि इन लोगों ने प्रोविजंस बनाया था अलग अलग पनिशमेंट का, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन का। तो लीडरशिप अप्रोच में बेसिकली हम लोग यही चीज़ पढ़, हम लोगों ने जो लेजिस्लेशंस बने थे ना ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए, वो बेसिकली हम लोगों से फोकस करते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। तो ह्यूमन रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ यूज़ करते हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग उनकी कोई गलती होती है तो उसको ठीक करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। और ग्रुप डिसिप्लिन में हम लोग मानते हैं कि ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम लोग उनकी यूज़ करते हैं। और लीडरशिप अप्रोच में हम लोग गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन जो बनते हैं उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं डिसिप्लिन के इन्फोर्समेंट के लिए। तो बेसिकली ये आपकी जो है वो अप्रोचेस थे। और डिसिप्लिनरी एक्शन के अप्रोचेस में हम लोग ने पॉजिटिव पढ़ा था और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच पढ़ा था और रेड हॉट स्टोव रूल पढ़ा था। तो वो तीनों भी आपको और ये चारों भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिसिप्लिनरी कोड। ये आप ये चीज़ें चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी पूछी जाती हैं। ओके, इसमें क्या है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है मेंशन की गई थी। जैसे कि सबसे पहला था प्रायर नोटिस इज नेसेसरी टू गो ऑन स्ट्राइक, लॉकआउट और डिसिप्लिन, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके की लॉकआउट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे लॉकआउट स्ट्राइक कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस पहले से ही नोटिस जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बिना नोटिस के अगर आप ये चीज़ें करते हो या जो आपका टाइम पीरियड नहीं ख़त्म हुआ 14 दिन के अंदर, जैसे आपको रहता है टाइम लिमिट, अगर आप उसके अंदर ही कर लेते हो तो क्या होगा, उस केस में आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन इन आइसोलेशन बट इन कंसल्टेशन टू अदर बॉडीज। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तो वो कभी आइसोलेशन में नहीं लिया जा सकता, आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते, वो हमेशा आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर देयर शुड बी नो रिकोर्स टू गो स्लो टैक्टिक्स। किसी भी, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए था कि कोई भी आपको ऐसे, आप ये जो गो स्लो टैक्टिक्स आप यूज़ करते थे वो लोग ना काम को धीरे कर देते थे, ठीक है, ताकि फिर प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती थी, ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती थी। तो ये चीज़ें देखना है कि इस तरह की चीज़ें नहीं फॉलो होनी चाहिए। फिर नो डेलिब्रेट डैमेज शुड बी कॉज टू प्लांट और प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी तरीके का जो डैमेज है वो प्लांट और प्रॉपर्टी को नहीं करना चाहिए। फिर देयर शुड बी रिपोर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय इन द एक्ट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोएर्शन और इंस्टिगेशन। अगर
कोई एम्प्लॉई इन्वॉल्व होता है इन सारी चीज़ों में तो उसकी रिपोर्ट बनानी है। और ये जैसे कि वॉयलेशन हुआ, इंटिमिडेशन हुआ, कोएर्शन हुआ, इंस्टिगेशन हो रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए हम लोगों को पहले देखना है कि रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जानी चाहिए। फिर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी आपके लेजिस्लेशन बने थे, जो भी आपकी मशीनरीज बैठाई गई थी, बाई पार्टी, ट्राई पार्टी, जितनी भी चीज़ें इसमें आई थी, तो वो सारी चीज़ों का एस्टैब्लिशमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है। फिर अवार्ड्स एंड एग्रीमेंट शुड बी स्पीडली इम्प्लीमेंटेड। जो भी अवार्ड्स और एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट टाइमली करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप टाइमली सारी चीज़ें नहीं करते हो तो ये भी आपके डिसिप्लिनरी कोड के अगेंस्ट में है। फिर एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट सुटेबल एंड डिस्टर्ब द इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी अवॉइडेड। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो सुटेबल नहीं है और इंडस्ट्रियल रिलेशन को हार्म कर रहा है, ठीक है ना, वो हम लोग एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली ये चीज़ें थी डिसिप्लिनरी कोड में। इसमें आप एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डिसिप्लिनरी कोड है ना, इसमें 4 बॉडीज़ बनाई गई, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाई गई। ठीक है। तो जो पार्ट 1 था इसमें ऑब्लिगेशन दिए गए थे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, ये पहले इन चीज़ के बारे में था। सेकेंड पार्ट में कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट और यूनियन के बारे में था। थर्ड में ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट के क्या ऑब्लिगेशन है ये था। और फोर्थ में ऑब्लिगेशन था यूनियन का। तो आपको ये चीज़ें ना याद होनी चाहिए एकदम कि कौन से पार्ट में किस चीज़ के बारे में था। पार्ट 1 के बारे में टू मेंटेन डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करने के बारे में था। सेकेंड पार्ट में कॉमन ऑब्लिगेशन के बारे में बात किया गया था जो कि मैनेजमेंट और यूनियंस के थे। थर्ड पार्ट में ऑब्लिगेशंस ऑफ मैनेजमेंट। और पार्ट 4 में जो था क्या था, ऑब्लिगेशंस ऑफ यूनियंस। ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जो पार्ट आपका 1 था उसमें जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, गवर्नमेंट की, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें बेसिकली कवर होती थी। और पार्ट 2 में क्या सारी चीज़ें थी, इसमें जो है एक सारे कॉमन ऑब्लिगेशन जो भी मैनेजमेंट और यूनियन के हैं, ठीक है, वो चीज़ें मेंशन थी। जैसे कि कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, लॉकआउट नहीं होना चाहिए नोटिस के बिना। साथ ही साथ कि मैनेजमेंट पर्सनल जो भी हैं, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा। ये मैनेजमेंट और यूनियन की तो ड्यूटीज़ है, उनको एजुकेट करना और वर्कर्स को उनके ऑब्लिगेशंस के बारे में बताना। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट और यूनियन का काम है। तो ये पार्ट 2 में ये चीज़ें बताई गई बेसिकली। साथ ही साथ मतलब उनके क्या क्या काम हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर के, वर्कर्स को लेकर के, ये सारी चीज़ें। फिर पार्ट 3 में मैनेजमेंट का क्या है, रोल है इसमें। तो जैसे कि उसमें उसको वर्कलोड नहीं बढ़ाना है अपने वर्कर्स के साथ ही साथ, और किसी भी तरह से की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है, उसको बेसिकली वो इनकरेज नहीं करेगा। साथ ही साथ ग्रीवांसेस अगर हो रहे हैं, अवार्ड डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और ग्रीवांसेस के सेटलमेंट के लिए वो प्रॉम्प्ट एक्शंस लेंगे। तो ये जो था ये थर्ड पार्ट में बेसिकली आपके आया था, जिसमें मैनेजमेंट के ऑब्लिगेशंस को बताया गया था। अब जो आता है आपका यूनियन का, इसमें यूनियन का क्या रोल था डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस थे। बेसिकली उनको देखना है कि वो किसी भी तरीके की जो है जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स है ना, उनको वो इंकरेज नहीं करेंगे कि किसी तरीके को फिजिकल हार्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पहुंचाए, मैनेजमेंट को पहुंचाए। साथ ही साथ किसी भी तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन करे, ठीक है ना। और उसके अलावा वर्किंग आवर्स जो भी चीज़ें हैं और जो भी लॉ के अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट है, प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करे। तो ये यूनियन का काम था जो है कि वो किसको समझाने का, वर्कर्स को समझाने का, खुद को। और उनको ये भी देखना है कि किसी भी तरीके की जो लेबर की तरफ से अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है तो ये चीज़ें ना हो। तो ये आपके पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया था। तो आपको ये काम देख करके बेसिकली समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या किसके लिए ये बताया गया है, ठीक है ना। तो ये पार्ट 4 आपको, लेकिन आपको पार्ट वाइज इसको याद रखना है और आप इसको मिक्स नहीं करोगे। जिस पार्ट में जिसके बारे में आपको वही चीज़ें याद रखनी है। पार्ट 1 में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, पार्ट 2 में मैनेजमेंट और यूनियन के ऑब्लिगेशंस में के लिए, पार्ट 3 में मैनेजमेंट के ऑब्लिगेशन के लिए और पार्ट 4 में यूनियन के ऑब्लिगेशन के लिए। तो ये आपका डिसिप्लिनरी कोड का था।
अब बात करते हैं कि डिसिप्लिनरी सिस्टम को इफ़ेक्टिव आप कैसे बना सकते हो। पहले की रूल्स और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आप सेट कर दो, ठीक है। आप रूल्स और परफॉर्मेंस का जो अगर क्राइटेरिया सेट कर दोगे तो एम्प्लॉय को भी पता रहेगा कि उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपने रूल्स जो है क्लियर नहीं किए तो वैसे भी एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर नहीं फॉलो करता। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, अगर जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर में बेसिकली यही चीज़ें थी कि जो भी आपको फॉलो करना है ना, आप उसको रिटन फॉर्म में जो है वहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो यही चीज़ें आपको करनी है। आप डॉक्यूमेंट बना लोगे तो अपने आप एम्प्लॉय को उसको फॉलो करना ही करना होगा। फिर कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू रूल्स वायलेशन, अगर किसी भी तरीके का रूल वायलेशन होता है तो उसके लिए कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया, ठीक, कभी एक्शन लिया, कभी नहीं लिया। हमेशा आपको उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना ही लेना है। फिर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर्स को आप ट्रेन करोगे कि वो इस चीज़ को मेंटेन करके चल सके। फिर प्रॉम्प्ट एक्शन आपको लेना है, ठीक है। फिर आपको इम्पर्सनल डिसिप्लिन रखना है, आपको अनबायसनेस नहीं रखनी है, आपको एक जैसे पनिशमेंट प्रोपोर्शन में पनिशमेंट देनी है। फिर रीजनेबल पेनल्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो अननेसेसरी पेनल्टी आप इम्पोज करो। आपको फॉलो अप करना है कि आपको ये चीज़ें देखनी है कि अगर कोई एम्प्लॉय को पनिशमेंट दी गई है तो बाद में वो कितना इम्प्रूव हुआ है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में स्टडी करनी होंगी। तो बेसिकली ये आपका पूरा बेस था डिसिप्लिनरी सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है बेसिकली ये जो लेसन था वो आपको समझ में आया ये वीडियो सेशन के थ्रू। इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। जैसे हम लोग ने डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा, तो कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। फीचर्स के बारे में आप देखोगे, फिर इनडिसिप्लिन क्या होता है, इनडिसिप्लिन के कारण क्या क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होता है डिसिप्लिन का, और फिर डिसिप्लिन दो टाइप का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव डिसिप्लिन। और अप्रोचेस डिसिप्लिनरी एक्शन के हम लोग ने 3 अप्रोचेस पढ़े, जिसमें पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच, और तीसरा हम लोग ने रेड हॉट स्टोव रूल पढ़ा जो कि डॉगलस मैकग्रेगर ने दिया था। यहाँ पे हम लोग ने कंपेयर किया था पनिशमेंट इन डिसिप्लिन को रेड हॉट स्टोव से, ठीक है। फिर हम लोग ने डिसिप्लिनरी एक्शन को फॉलो करने के लिए 3 जो है हम लोग ने 6 स्टेप्स पढ़े थे, जो भी आपकी 6 स्टेप्स आपको याद आपको देखना है, और एग्जाम में अगर आपका आता है सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको लीगल प्रोविजंस क्या क्या थे डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, तो इसमें 3 एक्ट्स थे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जिनके अलग अलग सब सेक्शंस और सेक्शंस में जो है वो डिफाइन किया गया था। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2A में डिसमिसल और डिस्चार्ज के बारे में था। इसी तरह से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के सेक्शन 8 में जो है अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और ये जो सारी चीज़ें थी पेमेंट को देने में, या जो फाइन्स लगने वाले थे, ठीक है ना, एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय अगर कोई एक्सक्यूज एम्प्लॉय था तो उसको उसके ऊपर जो फाइन लगने वाले थे उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया था। इसी तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में अलग अलग तरीके के पनिशमेंट को डिफाइन किया गया था। 4 अप्रोचेस थे डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट के लिए, जिसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, ग्रुप डिसिप्लिन अप्रोच और लीडरशिप अप्रोच को बताया गया था। फिर डिसिप्लिनरी कोड में हम लोग ने चीज़ें पढ़ी कि अननेसेसरी लॉकआउट्स और स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, गो स्लो आपको नहीं करना है, साथ ही साथ आपको जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको हार्म नहीं पहुंचाना है, और फिर इसके साथ ही आपको आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए हमेशा आपको कंसल्ट आप करोगे बीइंग ऑर्गेनाइजेशन या बीइंग अ मैनेजर। अवार्ड और एग्रीमेंट्स जो भी हैं उसको टाइमली जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी एग्रीमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इसके साथ ही साथ कोड इम्बॉडीज बने थे जो कि 4 पार्ट में डिवाइड थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन को मेंटेन करने के लिए था, पार्ट 2 में ऑब्लिगेशंस थे मैनेजमेंट और यूनियन के, पार्ट 3 में ऑब्लिगेशंस थे मैनेजमेंट के, और पार्ट 4 में ऑब्लिगेशंस थे यूनियन के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको ये देखनी है। और हम लोग ने और भी क्या पढ़ा था, वेज पढ़ा था डिसिप्लिनरी सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप मुझसे वो टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो। मैं उसके लिए डेफिनेटली कोशिश करूँगी दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब आज आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट का बेसिकली कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।